नमस्कार दोस्तों, मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं वीरेंद्र यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्थान के अंदर एक सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर होगा, 10+2 पर होगा, उसकी विज्ञप्ति आज जारी हो चुकी है। इसके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीटली डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट होती हैं और ये किस तरह की भर्तियों के लिए एलिजिबल होंगे आप लोग। 10+2 वाले कौन कौन सी भर्तियां इस सीईटी के अंदर 10+2 में लागू की गई हैं, इसमें आती हैं, इसके अंदर कौन कौन सी भर्ती आती हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि राजस्थान आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, इसने ये विज्ञप्ति सीईटी के लिए ये आपको सीनियर सेकेंडरी 2022 के तौर पर ये आप लोगों को यहाँ पर विज्ञप्ति आज नोटिफिकेशन इसका जारी किया है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, इसमें कौन कौन सी सेवाएं शामिल हैं, जैसे कि सेवा का नाम आप लोगों को यहाँ पर पता है, सेवा के नाम यहाँ लिखा हुआ है, इसमें सेवा का नाम है, इधर दे रखा है पद का नाम। देखिए, राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, इसके अंदर कौन सा आएगा, वनपाल, जो कि अभी भर्ती जिसके फॉर्म भरे हुए थे, ये वनपाल की भर्ती इसी के थ्रू होगी। राजस्थान अल्पसंख्यक मामला अधीनस्थ सेवा, इसमें छात्रावास अधीक्षक जो हॉस्टल वार्डन होता है उसकी भी भर्ती इसी के थ्रू होगी। राजस्थान सचिवालय लिपिक के वर्ग यानी कि सेक्रेटरीट में जो क्लर्क एलडीसी लगते हैं उनकी भी भर्ती सीईटी के थ्रू होगी, जो लिपिक ग्रेड सेकंड के अंदर आते हैं। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, ये कनिष्ठ सहायक, ये भी आप लोगों का जो जूनियर एलडीसी होता है उसकी भर्ती भी इसके थ्रू होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, यानी कि जो आरपीएससी के अंदर जो क्लर्क लगते हैं, बाबूजी लगते हैं, उन बाबू की भर्ती भी इसी सीईटी के थ्रू होगी। यानी कि आपको ये अगर वैकेंसी में आपको नौकरी लगना चाहते हैं या आपको एलडीसी इन भर्तियों में, इन जो डिपार्टमेंट में आपको एलडीसी लगना है, तो इसके पहले दोस्तों सबसे पहले आपको सीईटी क्लियर करना होगा। ठीक है, उसके बाद राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा जो है जमींदार ग्रेड सेकेंड, और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल। देखो दोस्तों, पहले कांस्टेबल में इसके अंदर नहीं था, इस बार से कांस्टेबल को भी सीईटी के अंदर इन्होंने अप्लाई किया है, इन्होंने लागू कर दिया है कि पहले आपको कांस्टेबल बनने से पहले आपको पहले सीईटी क्लियर करना होगा, देन आप लोग कांस्टेबल बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर, मात्र एक पात्रता परीक्षा है, ये एक ही पात्रता परीक्षा है, इसका नाम दिया गया है समान पात्रता परीक्षा, और ये 10+2 लेवल की है। और जो ग्रेजुएशन वाली है उसका कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, यहां पर आपको दिया गया किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। यानी कि सीईटी में आप लोग जैसे भी इसमें बैठते हो, इसको पास कर लें, ये नौकरी की गारंटी नहीं दे रहे हैं। इसके लिए आगे और जाके कुछ ना कुछ ये सेकेंड एग्जाम कराएंगे। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा। अगर कोई भर्ती लेने वाली एजेंसी है या कोई डिपार्टमेंट है तो उसके लिए आपको पहले तो सीईटी क्वालिफाई करना होगा, फिर वो अपनी जो परीक्षा लेगी आपको उसमें भी बैठना होगा, या कोई इंटरव्यू अपना लेती है तो आपको उसमें भी बैठना होगा। ठीक है, स्पष्ट इसमें लिखा है इन्होंने, और उपस्थित होगा और उससे अर्जित करना होगा, और सुसंगत सेवा नियमों के अधिकथित अन्य कसौटी पर पूर्ण करनी होंगी। जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होंगी वो सारी आपको पूर्ण करनी होंगी। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर पर सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्रवाई उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार की जाएगी। इसमें एक मुख्य भर्ती परीक्षा होगा, मेन पेपर होगा बाद में, और वो डिपार्टमेंट चाहेगा कि आपको किस तरीके से करवाना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें स्पष्ट। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई उस सेवा के नियमों के अनुसार की जाएगी। उसके बाद समान पात्रता परीक्षा, अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि समान पात्रता परीक्षा जो है, ठीक है, इसके बाद बोर्ड समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी वर्ष में कम से कम एक बार, ये वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, कम से कम एक बार इसको आयोजित करना होगा। और समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम के दिनांक से, यानी कि जिस दिन आप लोगों का स्कोर आ रहा है उसके 1 साल तक ये मान्य, 1 साल तक वैलिड है ये। ठीक है, बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए प्रकाशित, यानी कि बोर्ड क्या है कि जितने भी बच्चों के अंक आएंगे उनको ये प्रकाशित कर देंगे, इनका रिजल्ट ये डिक्लेयर कर देंगे। समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होंगे। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी भी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी में
सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षाओं से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा। इस लाइन का मतलब दोस्तों क्या है कि आप जब सीईटी में बैठेंगे तो आपने मान लो इस बार भी सीईटी दिया और अगली बार भी आप सीईटी देंगे और तो 1 साल के लिए तो वैलिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट बार आपने सीईटी दिया और आपका स्कोर नेक्स्ट बार अच्छा है तो ये उसको वैलिड करेंगे, ठीक है। आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, वो वैलिड होगा। उसके बाद देखें दोस्तों, यहां समान पात्रता परीक्षा में लिखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी में उल्लिखित पदों पर चयन होने के लिए संचित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में से उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह सीटी में इतने न्यूनतम अंक हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किए जाएं। इसका मतलब है दोस्तों की जो आपकी जो भर्ती है, जो भर्ती एजेंसी ले रही है, वो इसमें निर्धारित करेगी कि आपके इतने अंक होने चाहिए तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हो। अगर इससे कम है तो ये इसको आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा इसके लिए, ठीक है। बाकी इसमें सब कुछ आपको यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है तो आप लोग ये पेज आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखें 6 नंबर पे जो लिखा था कि समान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी लेवल की है, उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होंगे जो उस भर्ती के शासित करने वाले सुसंगत सेवा के नियमों के यथाविहित हैं। मतलब इसमें जो आप लोगों की एजुकेशन कितना है, आपको शिक्षा की मतलब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आपका एज है, वो सारी की सारी जो भी एजेंसी आपको भर्ती लेगी, कोई डिपार्टमेंट अपना ये देगा और उसके आधार पर निर्धारित करेगा। उसके बाद देखो, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ये निश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हता, यानी कि कोई भी जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है जो इसमें बैठ रहा है तो पहले उसके लिए सीईटी का यानी कि उसके पास 10+2 होना चाहिए, उसका एज होना चाहिए, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल की है तभी वो आगे बैठ सकते हैं। उसके बाद देखें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके आमंत्रित किए जाते हैं। ये अपना बोर्ड है राजस्थान, जो इसका बोर्ड RSMB SSB बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग है, जो आपको ये एग्जाम इसके फॉर्म आप लोगों को यहाँ इनवाइट करेगा, आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोग यहाँ पर ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है कि आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक ID अंकित प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है, यानी कि आप लोगों को ये जमा नहीं हुआ है। ये चीजें आप लोगों को, आप ई मित्र वाले के पास जाएंगे तो आपको सारी चीजें वो फॉर्म आपको भर देगा, ठीक है। आवेदन सुधार हेतु व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये चीजें भी आप लोग थोड़ा सा देख लेना कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट सूचना आप लोग उसमें फिलअप करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आप ये जो विज्ञप्ति मैं आपको बता रहा हूं इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे और इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान से रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक को आवेदन पत्र रद्द भी किया जा सकता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग गलत देते हैं तो ये आपका फॉर्म रद्द भी किया जा सकता है, ठीक है। और प्रवेश नहीं दिया जाएगा, किसी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, इसकी जो जिम्मेदारी होगी स्वयं आवेदक की होगी। और गलत सूचना या पूर्ण आवेदन सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे हम लोग और चलते हैं। इस भर्ती परीक्षा संबंधित समस्त अध्ययन इसकी जानकारी और इसकी बोर्ड पे दी हुई है, ठीक है। और हम लोग आगे जब चलते हैं यहाँ पर तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि और क्या क्या चीजें इसमें। आवेदन परीक्षा शुल्क, आपको पता है कि यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है इसमें कि सामान्य वर्ग या क्रिमिलियर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा इनके लिए 450 रुपया है, ठीक है। ये आप लोगों को इनकी फीस के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि SC ST OBC इन सब की फीस, जर्नल की फीस क्या लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के संबंध में विशेष निर्देश आपको दिए हुए हैं ये कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी, आरक्षित श्रेणी या यथा सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, शहरी आदिम जाति का निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करे। इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में श्रेणी का निर्धारण किया जाएगा। देखिए वो क्लियरली अपनी कैटेगरी उसमें भर दे तभी उसको मेन परीक्षा में उसकी कैटेगरी को ये क्लियर करेंगे कि आप लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग राजस्थान के निवासी होने चाहिए, क्या क्या चीजें, ये आप ज्यादा बड़ा यहाँ पर नहीं है, सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर आप देखें नाम है वन विभाग, वन विभाग की जो एज होती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 18 से 40। आप वन विभाग की भर्ती में जाना चाहते हैं तो आपको एज चाहिए 18 से 40। वन विभाग में वन पाल के लिए क्या एज चाहिए आपको 18 से 40। और इसमें जो आपका रिक्वायरमेंट है वो 10+2 है, ठीक है। समतुल्य किसी भी, आप लोग किसी भी स्ट्रीम में, ये ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको 10+2 चाहिए। और दूसरा है अल्पसंख्यक मामलात विभाग, यानी कि जो अल्पसंख्यक वाला डिपार्टमेंट है उसमें छात्रावास अधीक्षक होता है, इसकी भी एज जो है आपको 18 से 40 होनी चाहिए। और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। और क्या हो सकता है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के
नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर में ओ लेवल या इससे भी उच्च स्तर का आप लोग डिग्री या डिप्लोमा आपके पास हो सकता है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिक ग्रेड 3 यानी कि आरपीएससी के अंदर जो क्लर्क लगते हैं उनकी जो एज का दे रखा है वो भी 18 से आपको 40 दे रखी है। दोस्तों यहां दे रखा है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसलिंग, राष्ट्रीय परिषद स्टेट काउंसलिंग के अधीन आयोजित इस तरीके से आपके पास ये डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डीपीसीएस का कोर्स का प्रमाण होना चाहिए। दूसरा आपने देखें यहाँ पर RSCIT, ये ज्यादातर सभी बच्चों को ये सबके पास होता है। राजस्थान में आप क्लर्क की भर्ती यानी कि क्लर्क में आप नौकरी करना चाहते हैं क्लर्क की पोस्ट पर, तो सभी के लिए एक कंप्यूटर में डिप्लोमा या आपका छोटा सा जो सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिलता है ये RSCIT के नाम से अपने यहाँ चलता है राजस्थान में, तो ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। बाकी आपके पास कोई भी डिग्री ये सारी यहाँ पर चल जाएगी। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर लिखा है राज्य के अधीन यानी कि जो RSSMB बोर्ड है उसका जो आप लिपिक बनना चाहते हैं तो उसकी भी एज 1840 है। और ये सब कुछ दे रखा है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या फिर इस तरीके से, ये सारी चीजें इनकी रिक्वायरमेंट तीनों भर्तियों के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आबकारी विभाग जमींदार ग्रेड 2 आबकारी विभाग में एज ग्रुप वही आपका 18 से 40 होना चाहिए, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा के राजस्थान तो आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है। और भूतपूर्व सेना में मामले रक्षे हुए नॉन कंडीशन, ये आपके जो रिटायरमेंट होने के बाद आते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि जो, ठीक है। उसके बाद पुलिस मुख्यालय यानी कि कांस्टेबल में जो भर्ती आप लोग होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका एज यहाँ पर दे रखा है अभी 1824, एज पुलिस वालों का 18 से 24 है। और मान्यता प्राप्त स्कूल या परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा के समकक्ष आपको उत्तीर्ण होना है। मतलब इसमें आप किसी भी स्ट्रीम में, चाहे साइंस में, चाहे आप लोग आर्ट्स के अंदर, चाहे आप लोग कॉमर्स के अंदर, सिर्फ आप सिंपल आपका 12th पास होना चाहिए। और ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है आयु, तो एज में जो रिलैक्सेशन है, छूट वगैरह, इसके बारे में ले रखा है यहाँ पर, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा, विशेष जो छूट दे रखे आपको, जितना भी यहाँ पर सब कुछ लिखा है कि यहाँ 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। किसके लिए? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इन सब के लिए। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। और पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पर आप लोग इसके लिए 10 वर्ष की छूट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इनका एज के बारे में था। दूसरा अधिकतम आयु सीमा, ये सब आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, ये ज्यादा चीजें ऐसी खास हमें इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, ठीक है। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि, यहाँ पर आप लोगों को टाइम दे रखा है, इसमें डेट दे रखी है, ठीक है। परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र, आप जाएं ई मित्र वाले के पास, चाहे नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, एटीएम, इन सब से आप लोग कर सकते हैं। 12/10 से दिनांक 11/11/2022 को रात्रि यानी कि 23:59 रात्रि 12 बजे तक ये आप लोगों को कराया जाएगा। यानी कि कब से शुरू होगा ये? 12/10 से, यानी कि ये 12 अक्टूबर से लेकर और 11 नवंबर तक ये चलेगा 2022 तक। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 12/10 से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन आप लोगों को, आप लोग क्या है कि टाइम से इसका फॉर्म भर दें, क्योंकि बाद में इनकी जो साइट है बहुत व्यस्त हो जाती है। कई बार बच्चे इसको देखते हुए पिछड़ जाते हैं, वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो आप लोग इसके लिए टाइम से ये फॉर्म भर देंगे दोस्तों, ठीक है। आगे और चलते हैं हम लोग। परीक्षा का आयोजन देखिए, परीक्षा के जो डेट दे रखे यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें इसको। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 18/2 यानी कि 2023। दोस्तों ये 18 फरवरी की बात कर रहा है, एक 19 फरवरी की बात कर रहा है, एक 19 फरवरी की, एक 25 फरवरी की बात कर रहा है, एक 26 फरवरी की। यानी कि इसका जो एग्जाम होगा सीईटी का वो 18, 19, 25 और 26 फरवरी को इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। इससे संबंधित सूचना जो होगी वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दी जाएगी उस टाइम, ठीक है। और ये देखें, ये बहुत इन्होंने शानदार किया है कि अगर ये इतनी सारी पारियों में हो रही है तो ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी इसकी बात की गई है इसमें, कि नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। मतलब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। इसका भी रीजन ये दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पेपर कई पारियों में बिल्कुल आसान आ जाता है, कई पारियों में टफ आता है। तो अब ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपना डिफाइन करेंगे और उस फॉर्मूले से ये नॉर्मलाइज करके आप सभी का स्कोर निर्धारित करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये कई पारियों में पेपर हो रहा है तो ये जरूरी है इसमें नॉर्मलाइजेशन होना। क्योंकि अक्सर मैंने स्टूडेंटों से सुना है कि सर उस पारी का पेपर आसान आया था, हमारे नंबर बढ़ गए, हमारे घट गए। तो इस तरह का जो है ये नॉर्मलाइजेशन में इनका फॉर्मूला होता है, उसके बिहाफ पे ये चीजें क्लियर होता है। उसके बाद प्रवेश पत्र आपको दे दिया जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग जब चलते हैं आगे, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि नियुक्ति की अयोग्यताएं, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के विशेष निर्देश, ये ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा, कितने साइज का फोटो चाहिए, क्या चाहिए, वो सब इसमें आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है कि भाई आपको टोपी नहीं पहनी होनी चाहिए, चश्मा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा फोटो आप लोगों को अपलोड नहीं करना है। तो ये कोई ज्यादा मतलब इस तरह की चीजें नहीं थी।
हस्ताक्षर, ये साइज वगैरह के बारे में दे रखा है कि भाई इतनी साइज के हस्ताक्षर होने चाहिए आपके, ठीक है, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के। ये जब भी आप जहां फॉर्म भरेंगे ई मित्र वाले के पास कहीं भी जाएंगे या खुद से भरेंगे तो आप लोग ये अपना डेटा सेट कर लें, आराम से हो जाता है। तो ये आसान चीज है। पिक्सल वगैरह भी यहाँ पर जेपीजी के फॉर्म में होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको दे रखा है। हस्ताक्षर आपके 50 KB से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर देखें। मोबाइल फोन का उपयोग कर लिया गया, हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप लोग अच्छा सा एक इस तरीके से फोटो लें जो बढ़िया हो, एकदम शानदार, और वो आप लोगों का एकदम क्लियर वहां पर काम आ जाए। ठीक है दोस्तों, आगे ये चीज है सुरीति लेखन की सुविधाएं। तो अगर मान लें ये सब आपको दे रखा है, जैसे कई लोग होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं जिनके लिए असिस्टेंट की जरूरत होती है लिखने के लिए, तो वो इनके लिए इसके बारे में लिखा हुआ है। कोई भी असिस्टेंट होगा वो जा सकता है उसके साथ। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, तो कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर दिए जाने के बाद पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन OTR प्रोफाइल के दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, अन्य जन्मतिथि लिंक अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है। ये आप लोगों को पढ़ना है कि किस किस तरीके से आपको यदि कोई भी त्रुटि में सुधार करना है तो दिवस के भीतर आपको 300 रुपया इसके लिए देना पड़ेगा। आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिन, यानी कि जब आवेदन प्राप्त हो जाए अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर आपको ये 300 रुपये शुल्क देके आप लोग उसमें अपना त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप लोग थोड़ा सा क्लियरली एक बार इसको देख लेना कि भाई किस तरीके से। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप त्रुटि नहीं करें, आप फॉर्म को एकदम सही तरीके से भरें ताकि त्रुटि की कोई संभावना नहीं हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आवेदन में गलत सूचना, देखिए कोई भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखें आप लोगों को, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देना है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, आपका एकदम प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन आपकी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बोर्ड कुछ भी नहीं करेगा, आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी और ना ही इसमें आपको सुधार के लिए कोई मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट आप लोग चलें, देखें परीक्षा की स्कीम। परीक्षा के बारे में ये लिखा गया है कि प्रश्नों की संख्या होगी दोस्तों 150 और कुल अंक होंगे 300, और इसका जो समय अवधि होगी वो 3 घंटे की होगी। समय अवधि कितने की होगी? 3 घंटे की, और जो मार्क्स होंगे वो 300 होंगे, और सवाल कितने आएंगे? 150। यानी कि एक अंक यहां पर कितने का होगा, सॉरी एक सवाल यहां पर कितने का होगा? 2 अंक का होगा। ठीक है दोस्तों, 150 सवाल आने वाले हैं, और इसमें आपको बोला है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होंगे, ठीक है, बहुविकल्पी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होंगे। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग सीटी के अंदर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। यानी कि जो आप लोग नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे थे कई बच्चे, तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि हम लोग नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। सभी प्रश्न सीनियर सेकेंड स्तर के होंगे। इसका जो आप लोगों का लेवल दे रखा है दोस्तों वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद देखें पाठ्यक्रम विवरण। आपको इसका सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इसका सिलेबस में क्या क्या है दोस्तों। तो सिलेबस के बारे में हम लोग अगर देखते हैं तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, यानी कि पूरा की पूरा राजस्थान से रिलेटेड है। इसमें आप लोगों का प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि कालीबंगा हो गई, आहड़ हो गई, गणेशर हो गई, बालाथल हो गई, बैराट हो गई। दोस्तों ये सारी सभ्यताएं जो प्राचीन सभ्यताएं राजस्थान के अंदर, इनके बारे में यहां पर आपको पढ़ना होगा, इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल आएंगे। उसके बाद दोस्तों आगे देखें राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। राजस्थान के इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं उनके बारे में भी आपको यहां पर स्टडी करना होगा। इससे भी रिलेटेड प्रमुख यहाँ के राजवंश आएंगे, उनकी प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था, यानी कि इनका प्रशासन किस तरह का था, इनकी राजस्व व्यवस्था क्या थी, और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, सांस्कृतिक से रिलेटेड भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद दोस्तों स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ के राजस्थान के किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकला और हस्तशिल्प, इनके बारे में, यानी कि ये आप लोगों को यहाँ पर चीजें यहाँ पर पढ़नी है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण और प्रजामंडल आंदोलन, ये सब आप लोगों को आंदोलन पढ़ने होंगे। इसमें राजस्थान का एकीकरण भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद राजस्थान लोक भाषाएं, बोलियां एवं साहित्य, राजस्थान में कौन सी भाषाएं, क्या क्या भाषाएं बोली जाती हैं और यहाँ का साहित्य क्या है, लिटरेचर क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। लोक संगीत एवं लोक नृत्य आपको पढ़ने होंगे। संत, यहाँ पर कौन कौन से संत हुए, कवि हुए, योद्धा हुए, लोक देवता, लोक देवियां, आपको सब पढ़ना होगा दोस्तों। इसके अंदर मेले एवं त्योहार, रीति रिवाज और वेशभूषा और आभूषण, ये सब की सब आपके कल्चर का पार्ट है। यहाँ पे कल्चर में क्या क्या आता है। ठीक है दोस्तों, ये तो राजस्थान के हिस्ट्री कल्चर की बात हो गई। अब बात कर रहे हैं हम लोग भारत का एवं राजस्थान का भूगोल। भारत का और राजस्थान का भूगोल दोस्तों, इसमें राजस्थान का भी ज्योग्राफी आएगा आपका, और नेशनल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी भी इसके अंदर इन्होंने
कवर किया है। देखें, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, भारत का भौगोलिक भौतिक स्वरूप, पर्वत, इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको दोस्तों, पर्वत पढ़ना है, पठार पढ़ना है, मरुस्थल पढ़ना है, मैदान पढ़ना है, प्रमुख यहाँ की नदियां पढ़नी है, बांध पढ़ने हैं आपको, डैम पढ़ने हैं, झीलें पढ़नी है, सागर पढ़ने हैं, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, राजस्थान के भौतिक स्वरूप में आपको क्या पढ़ना है, जलवायु की दशाएं पढ़नी है, वनस्पति मृदाएं पढ़नी है, नदियां पढ़नी है, बांध पढ़नी है, राजस्थान की झीलें पढ़नी है, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन पढ़ने हैं, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संपदा, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन, पर्यटन किस तरह का है राजस्थान में, वो सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी होंगी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है, अगर हम लोग बात करें राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है दोस्तों, इसकी जब हम लोग बात करेंगे यहां पर, तो इसमें आप लोगों को भारतीय संविधान की प्राकृतिक प्रस्तावना, उद्देशिका, देखिए राजस्थान के विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान का तो आपको थोड़ा जो संविधान में इनका रोल है राजस्थान का वो तो पढ़नी है, साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी आपको पढ़नी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखें क्या क्या दे रखे हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति, नेचर कैसा है, प्रस्तावना, उद्देशिका, ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, और राज्य के नीति, यानी कि ये आप लोगों के नीति निर्देशक तत्व आपको पढ़ने हैं, और मौलिक कर्तव्य आपके पढ़ने हैं। ठीक है, राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान के लोक सेवा आयोग आरपीएससी आपको पढ़ना है, निर्वाचन आयोग आपको पढ़ना है, राज्य सूचना आयोग आपको पढ़ना है, मानवाधिकार आयोग आपको पढ़ना है, राज्य की मुख्य सचिव आपको पढ़ना है, और जिला प्रशासन यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है एडमिनिस्ट्रेशन वो भी आपको पढ़ना होगा दोस्तों, और स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज, यानी कि सिलेबस बहुत बड़ा है इसका, सिलेबस में इन्होंने बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी है, बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों। और देखें अभी तो सिलेबस आधी चीजें हुई हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि उद्योग संबंधी परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, और ये सारी चीजें, सूखा, अकाल, बेरोजगारी, आपको राजस्थान से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी होंगी। उसके बाद दोस्तों देखें, राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, जो यहां पर योजनाएं चल रही हैं उनको भी आपको पढ़ना होगा, और ये मनरेगा वगैरह, राजस्थान लघु उद्यम वित्तीय, सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। राजस्थान का औद्योगिक विकास आपको पढ़ना होगा, इसमें उद्योग में औद्योगिक क्षेत्र में लघु कुटीर ग्रामोद्योग, ये सारे आपको पढ़ने होंगे। राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा, ये भी आपको पढ़ना होगा। देखो अब दोस्तों हम लोग बात कर लें दैनिक विज्ञान यानी कि एवरीडे साइंस, साइंस के अंदर हम लोगों को पढ़ना है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ऑक्सीकरण एंड अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, और कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक, ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट है। उसके बाद देखें यहाँ पर केमिस्ट्री में धातु दे रखा है, मेटल्स, नॉन मेटेलिक जो है, और इनके प्रमुख यौगिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जो अपने डेली लाइफ में जो कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग एलिमेंट्स यूज करते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों साइंस का सिलेबस है। कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, आप लोगों को हाइड्रोकार्बन के अपर रूप के बारे में, एलोट्रॉप्स के बारे में आपको पढ़ना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन, ये सब आपको पढ़ना है दोस्तों। यानी कि साइंस का भी काफी बड़ा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है आपको। उसके बाद सीएनजी, प्राकृतिक जो गैस, बहुलक, पॉलीमर्स, साबुन, अपमार्जक, आपको सब कुछ यहाँ पर पढ़ना होगा। ये कुछ फिजिक्स का पार्ट है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, ठीक है, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का डिप्रेशन ऑफ लाइट, लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस, दृष्टि दोष, ठीक है, और उसका निवारण, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, इस तरह की जो सिलेबस है आपका ये साइंस का सिलेबस है। और देखिए अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आप लोगों को यहाँ सिलेबस में डाला गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, स्पेस रिसर्च जो प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, कि किस तरीके से हमारा स्पेस प्रोग्राम क्या था, उसके बारे में भी सवाल आपसे पूछा जाएगा यहाँ से। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको दी हुई है इसमें दोस्तों। उसके बाद अनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, मेंडल के आनुवंशिकता नियम्स, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण, केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये सब आप लोगों को यहां पर पढ़ना है। उसके बाद पर्यावरण के बारे में भी दोस्तों दिया हुआ है। पर्यावरण में दोस्तों क्या दे रखा है इसमें, पर्यावरण के बारे में देखें, पारिस्थितिक तंत्र आपको पढ़ना होगा, पारिस्थितिक तंत्र की जैविक घटक आपको, बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम ये पढ़ने आपके, ऊर्जा तंत्र आपको पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों, जैव रासायनिक चक्र आपको पढ़ना होगा, जैव प्रौद्योगिकी की जानकारी आपको पढ़नी होगी, जैव पेटेंट आपको पढ़ने होंगे, नई पादप किस्मों के बारे में आपको पढ़ना है, ट्रांसजेनिक
जीव या फिर परजीवी जीव, आपको ये भी इसमें पढ़ना होगा। जंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, ये भी आपको पढ़ना होगा। पादपों का आर्थिक महत्व भी आपको पढ़ना है। रक्त समूह आप लोगों को पढ़ना है, रक्तदान आपको पढ़ना है, आरएच फैक्टर के बारे में आपको पढ़ना है, रोगाणु आपको पढ़ना है, मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य एवं मानव रोग कारण, इनके निवारण और कारण, दोनों ही चीजें आपको पढ़नी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं आगे तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, यानी कि मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैथ्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। तार्किक विवेचन यानी कि जो आपका एप्टीट्यूड है, जो मैथ्स के अंदर क्या क्या सिलेबस है मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। देखें, वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग करना, यानी कि आपको वर्ग करना आना चाहिए वैदिक विधि से। ठीक है दोस्तों, ये आपके पहले जो एलडीसी का सिलेबस था सेम टू सेम एज इट इज सिलेबस रखा गया है। घनफल आपको दे रखा है, वर्गमूल, घनमूल 6 अंकों तक दे रखे हैं, तो ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है पार्ट, बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु गणक। ठीक है दोस्तों, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, और एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखे, आकृति, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तिकीय निर्देशांक पद्धति। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपको दे रखा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का आंतरिक और बाह्य विभाजन, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको दे रखा है कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोण में अनुपात, यानी कि त्रिकोणमिति का छोटा सा पार्ट इसमें और दिया गया है। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं, ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जब मैं आप लोगों को मैथ्स की पूरी सॉल्यूशन आपको, या ये पूरा सिलेबस मैं आपको जब कवर कराऊंगा तो मैं यहाँ पर एक एक चीज आपको यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। उसके बाद आंकड़ों को चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्र प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन और जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, ये थोड़ा सा दोस्तों रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद देखें, उसके बाद यहाँ पर सामान्य हिंदी, हिंदी में संधि और संधि विच्छेद आपको दिया हुआ है, हिंदी में संधि और संधि विच्छेद आपको दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों देखें आप लोग, इसके अलावा हिंदी में क्या क्या है, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह। ठीक है, उसके बाद उपसर्ग आपको दिया हुआ है, प्रत्यय दे रखा है, पर्यायवाची, विपरीत यानी कि विलोम शब्द, अनेकार शब्द, शब्द युग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय क्रिया, शब्द शुद्धि। ठीक है, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, वाक्य शुद्धि, अशुद्धि वाक्यों का शुद्धिकरण करना और वाक्यगत अशुद्धि का कारण। वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालय प्रपत्रों से संबंधित ज्ञान, यानी कि जो आप लोगों के ऑफिशियल लेटर्स और अनऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, यहाँ से सवाल आपके बनता है दोस्तों। उसके बाद मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश के अंदर टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइसेस दे रखा है, नरेशन आपको दे रखा है, पैसिव वॉइस, नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स, यानी कि आर्टिकल और डिटरमिनर्स आपको दोनों चीजें पढ़नी है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपके सिलेबस का पार्ट है, ट्रांसलेशन ऑफ सिंबल, ऑर्डिनरी, कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी कि आपको हिंदी की इंग्लिश बनाना आनी चाहिए और इंग्लिश की हिंदी बनाना आनी चाहिए। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल जो टर्म्स होते हैं वो आपको आनी चाहिए इंग्लिश में, टेक्निकल टर्म्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, सिनोनिम्स विद हिंदी, हिंदी के साथ आपको आनी चाहिए। सिनोनिम्स आपसे पूछा जाएगा, एंटोनिम्स, वन वर्ड आपके सबस्टेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आपके आएगा, नॉलेज ऑफ लेटर्स ऑफिशियल और ये सर्कुलर्स एंड नोटिस, कंप्यूटर का ज्ञान के बारे में दोस्तों, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन, इसमें रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये आप लोग पढ़ेंगे। साथ में आपको दे रखा है एमएस ऑफिस में। ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर माइंड। उसके बाद दोस्तों समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, करंट अफेयर में आप लोग राजस्थान से और अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक की घटनाएं और मुद्दों के बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पर आपको होनी चाहिए, ताकि सवाल जब आए आपके सामने तो आप लोग इसको कर पाए। और जो चर्चित संस्थाएं और व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको आना चाहिए। साथ में खेल कूद की जितने भी खेल कूद से संबंधित जितने भी सवाल हैं या गतिविधियां, ये आपको आनी चाहिए। बोर्ड की वेबसाइट आपको दे रखी है www.rsmssb.rajasthan.gov.in, ये आप लोगों को बोर्ड की वेबसाइट थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इसके बारे में जो नोटिफिकेशन था ये मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर किया है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों के पास ये पहुंचे और इनको पता लगे कि सीईटी 10+2 में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए आप इसको शेयर कर दें और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।